तो बात सबसे पहले पश्चिम बंगाल की, क्योंकि कोलकाता में आज सियासत भड़की और शोले भी। ममता नंदीग्राम के लिए कूच कर रही हैं, तो उधर देर रात रेलवे की बिल्डिंग में आग से 9 लोगों की जान चली गई। 4 फायर फाइटर और कुछ जवान भी शोलों में अपनी जान गंवा बैठे। अब आग को लेकर ममता सरकार और रेलवे दोनों ही आमने सामने हैं। ममता का सीधे आरोप है कि रेलवे ने सही समय पर मदद नहीं दी, तो रेल मंत्री पीयूष गोयल हर संभव और मुमकिन मदद के दावे कर रहे हैं। राज्य और केंद्र सरकार ने मदद और मुआवजे का भी ऐलान किया, तो चुनावी माहौल में बीजेपी भी पीड़ितों के लिए मदद के साथ तैयार खड़ी है। हम लोगों ने भी लॉस्ट सम पीपल, उसमें से जो अभी तक आइडेंटिफाई हुए 2 हमारे रेलवे के ऑफिशियल्स हैं और 4 लोग जो फायर ब्रिगेड के जो कर्मी थे, जो फायर फाइटिंग ड्यूटीज कर रहे थे, और एक जो बताया गया कलकत्ता पुलिस के ऑफिशियल थे। तो अनफॉर्चुनेटली ये 7 लोग आइडेंटिफाई और कुल शायद 9 बॉडीज जो रेस्क्यू टीम से उन्होंने वहाँ पे लोकेट की हैं। तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ और वहाँ पर हम स्टेट की तरफ से भी सारी मशीनरी वहाँ पर आ गई थी और रेलवे की तरफ से भी हमारे सारे हायर ऑफिशियल्स और मैं भी वहाँ पे पहुँच गया था और हम सभी लोग सुपरवाइज पूरे इंसिडेंट को कर रहे थे। तो बहरहाल मुआवजे का ऐलान भी कर दिया गया है, लेकिन यहां पर बड़ी बात यह है कि इस अग्निकांड को लेकर किस तरीके से केंद्र और राज्य सरकार में ठनी है वो भी देख लीजिए। रेलवे की तरफ से कोई मदद नहीं पहुंची, ममता ने आरोप लगाया। रेल मंत्री पीयूष गोयल सामने आया कि रेलवे की तरफ से हर संभव मदद दी जाएगी, ये रेलवे की जिम्मेदारी थी, ममता बनर्जी ने कहा। पीयूष गोयल ने कहा कि हम मदद के लिए तैयार हैं, आग की हाई लेवल जांच भी करवाई जाएगी, इस तरह के आदेश भी दे दिए गए हैं। बिल्डिंग का नक्शा को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, ये ममता बनर्जी कह रही है रेलवे का कोई भी अधिकारी वहां पर नहीं पहुंचा, रेलवे के अफसर मौके पर मौजूद थे। पीयूष गोयल ने इसका जवाब दिया। यानी तमाम आरोप वो जो कि ममता बनर्जी ने सीधे सीधे रेल मंत्रालय पर लगाए, इसका जवाब पीयूष गोयल ने साथ ही साथ दिया। प्रेमा राजारावन मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुकी है। प्रेमा, बड़ी बात यह कि लापरवाही किसकी? सियासत तो ठीक है, हो रही है, जाहिर सी बात है कि चुनावी माहौल है, लेकिन लापरवाही किसकी? चुनावी माहौल है और ममता बनर्जी ने कहा है ये रेलवे की जिम्मेदारी है, क्योंकि ये रेलवे बिल्डिंग है। यहाँ पे देख पा रहे हैं हम कि ये 13वीं मंजिल पे यहाँ पे आग लगी थी और ममता बनर्जी का कहना है कि ये बिल्डिंग का नक्शा सही नहीं था और काफी बार ममता ने कहा कि काफी बार उन्होंने बिल्डिंग का नक्शे के बारे में, बिल्डिंग के प्लान के बारे में उन्होंने पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। और रेलवेज की तरफ से जाना जा रहा है कि वो मदद एक्सटेंड करने के लिए, मदद करने के लिए तैयार है। रेलवेज की तरफ से जो परिवारवासी है, जिनके परिवार में कोई गुजर गया है, जिनकी मौत हुई है इस घटना में, उनको केंद्र सरकार से 2 लाख का मुआवजा दिया जा रहा है। लेकिन जो यहाँ से राज्य सरकार से जो मुआवजा दिया जा रहा है वो है 10 लाख रुपए। और अभी जो चर्चा है कि ये किसकी जिम्मेदारी है, ये रेलवे की जिम्मेदारी है या यहाँ पे जो घटना घटी ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन अभी जो चुनावी माहौल है यहाँ देखा जा रहा है ये घटना के बाद भी अभी ममता बनर्जी और रेलवे के बीच ये चर्चा चल रही है। नवजोत, जाहिर सी बात है चुनावी माहौल है और प्रेमा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस मुद्दे को भी एक सियासी हथकंडे के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो आरोप ममता बनर्जी लगा रही है, हालांकि पीयूष गोयल ने साथ ही साथ जवाब जरूर दिया है, लेकिन जिम्मेदारी किसकी बनती है? इस बार जो पता चल रहा है कि ये जो बिल्डिंग है ये रेलवेज की बिल्डिंग है, रेलवेज की प्रॉपर्टी है, लेकिन जो आग लगी है ये किसकी जिम्मेदारी है और आग क्यों लगी अभी भी पता नहीं चल रहा है। दमकल कर्मी अभी भी स्पॉट पे है, क्योंकि जो आग है अभी नियंत्रण में है, अभी कंट्रोल में है, आग बुझ चुकी है, लेकिन फिर भी अभी जाना नहीं जा रहा है कि आग का कारण क्या था। और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि ये रेलवे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नवजोत, नक्शे को लेकर भी सवाल लगातार उठ रहे हैं। बहरहाल ऐसे बहुत से सवाल हैं जो इस पूरे मामले में उठ भी रहे हैं, लेकिन अब जांच की बात भी कही जा रही है। शुक्रिया प्रेमा, इस पूरी जानकारी के लिए आगे बढ़ेंगे। बिहार में नीतीश के गुस्से पर विपक्ष ने हमला बोल दिया है। आरजेडी ने सीधे तौर पर यह कहा है कि नीतीश कुमार से सवाल जब किया जाता है तो फिर उनको गुस्सा आ जाता है। अगर प्रश्न करते हैं तो उनके प्रश्न का उत्तर होता है,
तब दूसरे सदस्य प्रश्न करेंगे। आप पहले वो बोल दिए हैं, उसका उत्तर सुनिए, तब फिर प्रश्न करिए अनुमति लेकर। पूरक एक बार ही जवाब देते हैं लोग। नहीं, इससे पहले बात नहीं, ऐसी कैसा कौन? आप जरा नियम जानो। हम तो नियम जान ही रहे। बैठिए, तू तो बैठ ही रहे सर, लेकिन नियम जानिए। आप क्यों नहीं बताते हैं भाई? कैसे महोदय आप बताते क्यों नहीं है? इस तरह की बात करना है रोज रोज। पूछा जाता है। मैं नहीं बोलता हूँ, अभी चूंकि उन्होंने प्रश्न पूछा है। अरे भाई हम बोल रहे हैं, बीच में बोलिएगा क्या? माननीय मंत्री, मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं। कोई तरीका है? आप सुनोगे नहीं कोई? कब वो पूछ रहे हैं तो प्रश्न पूछा इन्होंने, उनका क्वेश्चन है, उन्होंने सप्लीमेंट्री पूछा। अब वो सप्लीमेंट्री का जवाब मंत्री देंगे, इसके बाद आप पूछिएगा, आपको अनुमति देंगे तो वो बोलेंगे। ये है नियम, नियमों का पालन करिए। मुझे किसी पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन कभी कभी नियम का उल्लंघन करते हैं तो हम आपको बताने के लिए खड़ा होकर के बता देते हैं। और जब इतने जानकार व्यक्ति हैं बगल में, तो इनको तो बताना चाहिए। आपके बगल में सब नए लोग हैं, आप कम से कम बता तो दिया करिए कि प्रश्न किसी ने पूछा है। जिनका प्रश्न है उनको सप्लीमेंट्री पूछने का सबसे पहला अधिकार है। और सभापति महोदय आपसे भी कहेंगे कि ये बात कह देना चाहिए। बाकी पूछिए ना, आपसे कोई दिक्कत थोड़ी है, लेकिन पहले उनका उत्तर का जवाब दे देने दीजिए। नहीं, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गुस्से को लेकर आरजेडी क्या कह रही, जरा वो भी सुनिए। लोग आईना दिखा रहे हैं ना, आईना दिखाने में, आईना देखने में उनको डर लग रहा है। मुख्यमंत्री जी का उम्र भी हो गया है, मुख्यमंत्री जी अपने उम्र के पड़ाव पे हैं, तो उनको गुस्सा आना लाजमी है। जब हम लोग विपक्ष के लिए कार्य संचालन नियमावली है, सत्ता पक्ष के लिए कार्य संचालन नियमावली नहीं है। हम तो जो पूरक प्रश्न था मेरा, वो हम पूछ रहे थे। जब एक बार ही मंत्री पूरक प्रश्नों का उत्तर देते तो क्या दिक्कत था? इससे पहले भी होते आ रहा है। आप सदन की पूरा वीडियो फुटेज निकाल लीजिए, पूरा वीडियो फुटेज निकाल लीजिए, उसमें देखिएगा एक एक क्वेश्चन पर 5-5, 7-7 माननीय सदस्य सत्ता पक्ष के लोग पूरक पूछते हैं। उस टाइम कहाँ रहते हैं नीतीश कुमार जी? उत्तराखंड में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को बदलने की खबरों को लेकर सियासी सरगर्मियां लगातार बढ़ गई हैं। देहरादून से दिल्ली तक हलचल तेज है। दिल्ली में बीती रात बैठकों का दौर भी चला। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बीती रात नड्डा से मुलाकात भी की। त्रिवेंद्र सिंह रावत की कुर्सी कितने दिन की? ये ऐसा सवाल है जिस पर कयासबाजी का दौर जारी है। बीते कुछ दिनों में उत्तराखंड में जारी सियासी सुगबुगाहट उस वक्त तेज हो गई जब पार्टी आलाकमान ने त्रिवेंद्र सिंह रावत को दिल्ली बुला लिया। सोमवार को अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर रावत दिल्ली पहुंच गए। देखिए, अब आप क्या चला रहे हैं तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हाँ, मैं अपने नेतृत्व से मिलने आया हूँ। मैंने उनसे समय लिया है और मुझे अभी समय देंगे, मैं उनसे मिलूंगा। सर, और भी कई मंत्री और विधायक भी आए हैं। आते रहते हैं दिल्ली भाई। अपने विधायकों का असंतोष झेल रहे मुख्यमंत्री रावत का ये बयान दिल्ली पहुंचने के ठीक बाद का है। इसके बाद उन्होंने एक एक कर पार्टी नेताओं से मुलाकात की। मुख्यमंत्री की सबसे पहली मुलाकात उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी से हुई। फिर अगला पड़ाव था नड्डा का निवास। माना जा रहा है कि दोनों में उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर चर्चा हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के कामकाज को लेकर के और किसी भी प्रकार की नाराजगी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों में या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में कभी नहीं रही। इस सियासी घटनाक्रम को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने संसद भवन में नड्डा और संगठन महासचिव बीएल संतोष से मिले। उधर खबर थी कि मंगलवार यानी आज उत्तराखंड में बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, लेकिन मुन्ना सिंह चौहान ऐसी किसी भी बैठक से इनकार कर रहे हैं। मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूं कि अभी तक विधायक दल की कोई फॉर्मल बैठक कॉल नहीं की गई। आखिर वो कौन सी बात है जिसे लेकर त्रिवेंद्र सिंह रावत से बीजेपी का मोह भंग हो गया है? दरअसल पार्टी के विधायकों में रावत का काफी विरोध हो रहा है। उनकी कार्यशैली से असंतुष्ट विधायक लगातार विरोध कर रहे हैं। दावे के मुताबिक विरोध कर रहे 10 विधायकों में 4 मंत्री हैं। साथ ही रावत के खिलाफ सीबीआई जांच का मुद्दा भी है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी भविष्य में
उन पर लगे आरोपों से होने वाले नुकसान से बचना चाहती है। ऐसे में बीजेपी की कोशिश है कि अगले साल होने वाले चुनाव से पहले ही सीएम पद पर नए चेहरे को मौका दिया जाए। कोशिश है कि पहले धन सिंह रावत या सतपाल महाराज के नाम पर पार्टी विधायकों में सहमति बनाई जाए। अगर बात नहीं बनी तो पार्टी आलाकमान अपनी तरफ से नैनीताल से लोकसभा सांसद अजय भट्ट और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी के नाम को आगे ला सकते हैं। दिल्ली दौरे पर नड्डा और बलूनी से त्रिवेंद्र सिंह रावत की मुलाकात से तस्वीर कुछ हद तक साफ हुई है कि पार्टी ने मूड बना लिया है, बस फैसले का इंतजार है। देहरादून से दिलीप सिंह राठौर के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक से भरी गाड़ी और गाड़ी के मालिक की मौत के बाद जांच का जिम्मा अब एनआईए को दे दिया गया है। और उधर एनआईए को जांच का जिम्मा दिया गया तो महाराष्ट्र की सरकार भड़क उठी। खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि जब महाराष्ट्र एटीएस इस पूरे मामले की जांच कर रही है तो फिर एनआईए को जांच देने की क्या जरूरत है। एक बारूदी साजिश, कुछ सुराग और साजिश के अहम किरदार का कत्ल। उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिले विस्फोटक की गुत्थी सुलझने की बजाय उलझती जा रही है। इस साजिश की लड़ियों की कितनी कड़ियां हैं, ये सुलझाने का जिम्मा देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी एनआईए को दिया गया है। एनआईए अब पता लगाएगी कि आखिर अंबानी के घर के पास विस्फोटक भरी गाड़ी के खौफनाक प्लान के पीछे है कौन और आखिर पूरे प्लान का मकसद क्या था। साथ ही इस बात के भी सुराग तलाशे जाएंगे कि स्कॉर्पियो के मालिक मनसुख हिरेन की हत्या और इस केस का कनेक्शन क्या है। देश की टेरर की जांच करने वाली एजेंसी अब इस पूरे मामले की जांच करेगी। दरअसल क्या इस पूरे मामले में लोकल मॉड्यूल है या फिर कोई अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन इस पूरे मामले में शामिल है, इसको देखते हुए एनआईए आगे छानबीन करेगी। एनआईए की टीम जल्द ही उन तमाम जगहों का दौरा करेगी जिससे ये साफ हो सकेगा कि आखिर इस पूरी घटना को किसने अंजाम दिया है। बड़ी बात यह है कि एंटेलिया के पास मिली स्कॉर्पियो केस की एनआईए जांच का ऐलान ठीक उसी वक्त हुआ जब महाराष्ट्र एटीएस की ओर से एफआईआर दर्ज की गई। ऐसे में इस हाई प्रोफाइल केस को लेकर केंद्र और राज्य सरकार एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। एटीएस कडे हा तपास आम्ही दिलेला आहे। जर का त्या व्यतिरिक्त एनआयए कडे हा तपास घेण्याचा डाव केंद्राचा असेल म्हणजे नक्कीच ह्याच्यामध्ये काहीतरी त्यांचं काळं बेर आहे आणि हे काळं बेर आम्ही सुद्धा जो काही तपास करतोय त्या तपासातून आम्ही उघड केल्याशिवाय राहणार नाही। मनसुख हिरेन का शव मिलने के बाद पुलिस पहले इसे खुदकुशी मान रही थी, लेकिन परिवार वाले इस बात को मानने को तैयार नहीं हुए। तभी उनकी पत्नी ने कुछ लोगों पर मनसुख को परेशान करने का आरोप लगाया था। जब भी पुलिस वालों के फोन आ रहे थे वो जा रहे थे, उनका पूरा सपोर्ट था और फुल कोऑपरेट किया उन्होंने। और आज मीडिया में जो न्यूज आई है और पुलिस वालों ने जो बताया कि उन्होंने आत्महत्या की है, वो कभी सोच भी नहीं सकते ऐसा। और ये जो उन्होंने उनके बारे में जो ये अफवाह उन्होंने फैलाई है बहुत गलत फैलाई है, क्योंकि इसकी इंक्वायरी तय तक होनी चाहिए। ये मेरा सच तक जाने का मेरा एक है कि और हमारी पूरी फैमिली भी इस पे इफेक्ट हो रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मनसुख के शरीर और चेहरे पर चोट के निशान पाए गए, जिसके बाद एटीएस ने कल हत्या का केस दर्ज किया। मनसुख हिरेन की मौत के बाद विपक्ष लगातार उद्धव सरकार पर हमलावर है। मनसुख हिरेन मामले में महाराष्ट्र एटीएस की 10 टीमें काम कर रही है। इस पूरे मामले ने मुंबई में राजनीतिक तूल पकड़ ली है। अब देखना यह है कि राजनीतिक प्रेशर के चलते ये मामला जल्द से जल्द सॉल्व होता है या फिर इसकी गुत्थियां और उलझती जाती है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मनसुख और क्राइम ब्रांच के अधिकारी सचिन वाजे के कनेक्शन को लेकर सवाल उठा चुके हैं और दावा है कि जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। मैं लगातार ये कह रहा था कि मनसुख हिरेन इनकी जान को खतरा है, क्योंकि इस सारे मामले की सबसे बड़ी कड़ी ये वही है। और उसके बाद उनका शव मिला, उनकी लाश मिली, और ये मामला एटीएस को जाने के बाद तथ्यों के आधार पर और प्रिलिमिनरी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसके आधार पर एटीएस को ये ध्यान में आया कि ये हत्या है। ममता बनर्जी आज नॉमिनेशन से पहले नंदीग्राम जाएंगी, जबकि शुभेंदु अधिकारी 12 तारीख को अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। तो बड़ी खबर यह है, शुभेंदु के साथ साथ मिथुन चक्रवर्ती मौजूद रहेंगे, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी साथ ही साथ मौजूद रहेंगी। जिस दिन शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से अपना पर्चा दाखिल करेंगे, तो ये बड़ी खबर आ रही, 12 तारीख वो दिन जब शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से पर्चा दाखिल करेंगे। लेकिन उससे पहले आज ममता कूच कर रही हैं और कल की तारीख, कल का दिन वो जब ममता बनर्जी पर्चा दाखिल करेंगी, अपना नामांकन दाखिल करेंगी नंदीग्राम से। तो तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार पूरी तरह से इस तरीके से ममता बनर्जी ने ताल ठोक के नंदीग्राम में कहा था कि वही से वो चुनाव लड़ेंगी। सीधा चलेंगे, मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं अनुपम हमारे साथ। अनुपम, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट ममता बनर्जी वहां से लग रही हैं, और आपको याद होगा कि एक सभा में तो उन्होंने ये भी कहा था कि मैं अपना नाम भूल सकती हूं लेकिन नंदीग्राम नहीं। तो जनता पर इतना भरोसा है, क्या जनता इस भरोसे पर को कायम रखेगी? जी नवजोत, देखिए ममता का भरोसा जायज है, लेकिन ममता के भरोसे में एक बड़ा दांव भी छिपा हुआ है। ये जो जमीन है, ये जो नंदीग्राम इलाका है, ये असल में है तो शुभेंदु अधिकारी का। जो नंदीग्राम का आंदोलन हुआ था वो उसके आर्किटेक्ट थे शुभेंदु अधिकारी। यहाँ पे उनका गढ़ कहा जाता है। लेकिन ममता बनर्जी हैं, उनका क्रेज हर जगह है और वो हर जगह जाके प्रचार भी करेंगी, साथ ही उनको नंदीग्राम में सबसे ज्यादा आना होगा। और एक दिलचस्प चीज आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर दोनों ही पार्टियों के अपने अपने हेलीपैड बनने शुरू हो गए हैं, क्योंकि स्टार कैंपेनर यहाँ पे अगले 1-2 सप्ताह तक आएंगे। तो इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं, यह है बीजेपी का हेलीपैड, जिसे बीजेपी के स्टार कैंपेनर्स, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, अमित शाह हो, मिथुन चक्रवर्ती और स्मृति ईरानी आ रहे हैं। तो अगले 1-2 सप्ताह तक जो भी स्टार कैंपेनर्स आएंगे उनके लिए बीजेपी की ओर से खेत के बीचों बीच ये हेलीपैड बनाया गया है। मुख्य सड़क जो है उसके किनारे लगभग 500 मीटर की दूरी पर यह हेलीपैड है और एक मेकशिफ्ट रास्ता भी यहाँ पर बना दिया गया है। और टीएमसी की ओर से भी 2 हेलीपैड बनाए जा रहे हैं। एक हेलीपैड लगभग बनकर तैयार है और एक हेलीपैड के लिए अभी ट्रायल रन चल रहा है। तो ये सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल सीट है पश्चिम बंगाल चुनाव की, और इसी वजह से ये जंग जो है काफी दिलचस्प भी होती जा रही है। ममता बनर्जी आज यहाँ से यहाँ पर आ रही हैं, पहली कैंपेनिंग एक तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ शुरू कर रही हैं। वो जो कर्मी सभा है, वर्कर्स मीट है, वहां पर वर्कर्स को संबोधित करेंगी और कल वो पर्चा भरेंगी, कल वो नामांकन भरेंगी और उसके बाद से लगातार यहाँ पर कैंपेनिंग शुरू हो जाएगी। 12 तारीख को शुभेंदु अधिकारी पर्चा भरेंगे, मिथुन और स्मृति साथ होंगे। तो अगले 1-2 सप्ताह तक दूसरे चरण में नंदीग्राम का चुनाव होना है। तो अगले 1-2 सप्ताह तक बहुत ज्यादा गहमा-गहमी हमें देखने को मिलेगी सिर्फ इसी नंदीग्राम सीट पर, क्योंकि यही सबसे हाई प्रोफाइल सीट है। जाहिर सी बात है, बिल्कुल, एक तरफ ममता, दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी, लेकिन साथ में बीजेपी की पूरी टीम, पूरी फौज उनके साथ रही है। हमारे साथ अनुपम, नंदीग्राम का रण बिल्कुल सज चुका है। भवानीपुर सीट छोड़कर ममता बनर्जी इस बार नंदीग्राम से किस्मत आजमा रही हैं, जहां पिछली बार उनके सिपे सलार यानी कि शुभेंदु अधिकारी ने पार्टी के लिए शानदार जीत दर्ज की थी। अब वही शुभेंदु बीजेपी का झंडा थामकर ममता के मुकाबले में खड़े हो गए हैं। आज ममता बनर्जी नंदीग्राम से अपने चुनावी अभियान का आगाज करने वाली हैं। बीजेपी के चाइना, बीजेपी के चाइना, दंगा से चाइना, सिंडिकेट ऑफ चाइना। मोदी पर ममता का सीधा प्रहार, फुल एक्शन में ममता, नंदीग्राम में ममता बनर्जी। चुनावी रणभूमि में ये ममता स्टाइल राजनीति का शंखनाद है।
रविवार को सिलीगुड़ी में ममता का शक्ति प्रदर्शन, सोमवार को कोलकाता में पद यात्रा और अब आज ममता बनर्जी नंदीग्राम पहुंच रही हैं। नंदीग्राम में बीजेपी की ओर से शुभेंदु के नाम का ऐलान होने के बाद ममता बनर्जी का ये पहला दौरा है। सबकी नजरें ममता पर टिकी हुई हैं। आज मुख्यमंत्री पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करेंगी और कल यानी 10 मार्च को नंदीग्राम से पर्चा भरेंगी। 12 मार्च को नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी नामांकन भरेंगे, लेकिन उससे पहले ममता बनर्जी फ्रंट फुट से सियासी बैटिंग कर रही हैं। बीजेपी के चाइना, बीजेपी के चाइना। इस बार ममता सिर्फ नंदीग्राम से चुनाव लड़ रही हैं। इस ऐलान से इलाके में टीएमसी के उन वर्कर्स का मनोबल भी बढ़ा हुआ है जो शुभेंदु के बीजेपी में शामिल होने के बाद असमंजस में थे। आज जब ममता पार्टी वर्कर से मिलेंगी तो कैडर को सीधे संदेश देंगी कि शुभेंदु अब पार्टी में नहीं है, उससे किसी तरह का फर्क नहीं पड़ेगा। ममता हर मोर्चे पर सामने से आ रहे सियासी वॉर से निपट रही हैं। ये तब है जब एक तरफ टीम बीजेपी की पूरी चुनावी मशीनरी है और एक तरफ अकेले ममता बनर्जी। अनुपम मिश्रा, कोलकाता, आज तक। तो काफी कॉन्फिडेंट ममता बनर्जी बहरहाल आज कूच कर जाएंगी नंदीग्राम की तरफ, लेकिन यहां पर यह जानना समझना बेहद जरूरी होगा कि नंदीग्राम में सबसे बड़े और इंपॉर्टेंट मुद्दे कौन से हैं। तो सबसे बड़ी बात तो होगी, सबसे पहला और अहम मुद्दा है वो है किसानों का मुद्दा। सबसे ज्यादा परेशानी, दिक्कतें, देखिए ये वही मुद्दा है जिसको लेकर बार बार केंद्र सरकार पर ममता बनर्जी हमलावर रही हैं। केंद्र सरकार बार बार ये कहती रही है विकास के नाम को लेकर कि वहां पर विकास बिल्कुल नहीं हुआ है। हालांकि दोनों पिछली बार साथ है, लेकिन इस बार अलग अलग है। शुभेंदु इस मुद्दे को कितना उठाएंगे ये भी एक दिलचस्प बात होगी। और स्थानीय समस्या यानी आम लोगों की, जनता की जितनी भी समस्याएं हैं उनको भी उठाना, ये सबसे बड़ा मुद्दा यहां पर रहेगा। तो 3 अहम मुद्दे किसान हैं और साथ ही साथ वहां का विकास और स्थानीय समस्याएं। इसके अलावा अगर खास तौर पर नंदीग्राम की ही बात करें तो कहां पर टीएमसी का किस दौरान परचम लहराता रहा। 2006 में गढ़ सीपीआई का माना जाता था, लेकिन 2011 में फिर टीएमसी यहां पर काबिज हुई और 2016 में शुभेंदु अधिकारी ने कितने बड़े अंतर के साथ जीत हासिल की थी ये भी हमने देखा था। लेकिन इस बार वापस से वही बात कि दोनों अलग हैं और ममता बनर्जी अपनी परंपरागत सीट यानी कि भवानीपुर छोड़कर अब पहुंच चुकी है नंदीग्राम, सिर्फ यह दिखाने के लिए कि अगर सामने फौज है तो वो अकेली लड़ सकती हैं। इस बीच पिछली बार नंदीग्राम के नतीजों पर भी गौर करना जरूरी है। तो देखिए कितने बड़े अंतर के साथ पिछली बार शुभेंदु अधिकारी ने जीत दर्ज की थी। 66.79% के साथ जीत हासिल की थी। सीपीआई दूसरे नंबर पर थी और तीसरे नंबर पर बीजेपी, जिसको महज 5.32% वोट ही मिले थे। लेकिन अब इसी बीजेपी के सिंबल के साथ शुभेंदु अधिकारी मैदान में और यहां पर कड़ा मुकाबला, आमने सामने टीएमसी वर्सेस बीजेपी। अब जरा वोटों की तादाद भी देख लेते हैं। देखिए पुरुषों की तादाद, कुल वोटर अगर देखा जाए तो 2,47,252 है, जिसमें पुरुष 1,28,585 हैं और 1,18,666 महिला वोटर हैं। अब महिलाओं पर सबसे ज्यादा फोकस है क्योंकि प्रधानमंत्री बार बार ये कहते आए हैं कि जो महिला साइलेंट वोटर है वो हमेशा बीजेपी के साथ जाती है। इसको समझती हैं ममता बनर्जी और शायद इसीलिए 50% सीटें महिलाओं को दी गई हैं। अब 2007 में ममता बनर्जी ने यहां से आंदोलन शुरू किया था। ये नंदीग्राम के साथ ममता बनर्जी का जो लिंक है वो किस तरीके से जुड़ता है वो भी देखिए। 2007 में ममता बनर्जी ने यहीं से भूमि अधिग्रहण आंदोलन शुरू किया था और ये एक सबसे बड़ा कारण था कि यहां पर टीएमसी खुद को स्थापित कर पाई। यहां से लेफ्ट के किले को उखाड़ फेंकने में ममता बनर्जी कामयाब हुई क्योंकि ये 2007 का ही साल था। लेकिन इसमें बहुत बड़ा हाथ जो था वो शुभेंदु अधिकारी और अधिकारी परिवार का था। जमीन अधिग्रहण के खिलाफ किस तरीके से ममता बनर्जी ने आवाज उठाई थी, किस तरीके से जनता के बीच में वो पहुंची थी। और ये एक सबसे बड़ा कारण और वजह भी हो सकता है कि आज ममता बनर्जी इतनी कॉन्फिडेंट है कि उन्होंने सिर्फ एक ही सीट यानी कि नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का फैसला किया। खूनी हिंसा में कई मौतें भी हुई थी उस दौरान और ये कनेक्शन खुद का ममता बनर्जी कहीं ना कहीं नंदीग्राम की जनता के साथ जोड़ती हैं कि जिस तरह से उन्होंने उनके हक की लड़ाई लड़ी थी, तो इसीलिए ममता बनर्जी खुद को उनके साथ खड़ा हुआ और कनेक्ट किया हुआ बताती है। बहरहाल ममता बनर्जी नंदीग्राम में कहां ठहरेंगी इसका भी पूरा इंतजाम हो चुका है। हम आपको वहां भी लिए चलते हैं जहां रहकर ममता बनर्जी इस पूरी सियासी लड़ाई को लड़ेंगी। जिस मकान के दीवार पे नाम लिखा है ममता बनर्जी का,
इसी घर में शायद कुछ दिनों के लिए मेहमान बन के रहेंगी ममता बनर्जी। नंदीग्राम में हम लोग हैं अभी और यहाँ से ऑफिशियली तृणमूल का कैंडिडेट ममता बनर्जी है और वो भवानीपुर से नहीं लड़ेंगी बल्कि सिर्फ और सिर्फ नंदीग्राम से लड़ेंगी। नंदीग्राम से अगर वो लड़ती हैं तो उनको एक जगह चाहिए होगा रहने के लिए, कैंपेन के लिए। घर ढूंढे जा रहे हैं ममता बनर्जी के लिए। एक घर हमने सुबह दिखाया था आपको और अभी ये दूसरा वाला घर जो कि सीएम सिक्योरिटी और तृणमूल के नेता इसको देख रहे हैं कि यहाँ पे ममता बनर्जी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से रह सकती है कि नहीं। ये घर दिखाएंगे आपको। ये 2 माले का घर है। ममता बनर्जी यहाँ के अंदर शायद सेकंड फ्लोर पे रहें या फिर फर्स्ट फ्लोर पे रहें। कंप्लीटली इस बारे में चुप्पी बजाय रखी है सीएम सिक्योरिटी वालों ने और यहाँ के जो मालिक हैं उन्हीं के साथ रहेंगे। इसका मतलब ये है कि एक ही घर में मेहमान बन के रहेंगी ममता बनर्जी जब तक वो यहाँ पे रहना चाहती है। उस घर का मेन गेट ये होने वाला है, यहाँ से शायद वो एंटर कर जाए, लेकिन अभी देखना ये होगा कि क्या यही घर है जहाँ पे ममता बनर्जी डिसाइड करती है कि उनको यहाँ पे चुनाव के दौरान जब तक नंदीग्राम में इलेक्शन हो यहाँ पे वो रहेंगी कि नहीं। कैमरा पर्सन अभिषेक कर्मकार के साथ सूर्याग्नि रॉय, आज तक। तो घर की तलाश भी पूरी हो चुकी है। सीधा चलेंगे अनुपम मिश्र मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े। अनुपम, जरा समझाइए, ममता बनर्जी जिस कॉन्फिडेंस के साथ नंदीग्राम में उतरी हैं और ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि सिर्फ नंदीग्राम की जनता की अगर कोई क्लोज है तो वो ममता बनर्जी अधिकारी परिवार या शुभेंदु अधिकारी नहीं है, वहां की जनता क्या सोचती है इसको लेकर? जी देखिए, लड़ाई बड़ी कठिन है इस बार और ममता बनर्जी ने जो निर्णय लिया है उसके पीछे की रणनीति बिल्कुल साफ है। ममता बनर्जी को पता था कि शुभेंदु अधिकारी इस वक्त बीजेपी में सबसे प्रभावशाली नेता हैं। अगर जनप्रियता के हिसाब से, लोकप्रियता के हिसाब से देखें तो बीजेपी उनको इस्तेमाल करना चाह रही थी पूरे प्रदेश में। लेकिन ममता बनर्जी ने जो अनाउंसमेंट किया कि वो नंदीग्राम से लड़ेंगी तो इससे उनकी नीति साफ हो गई कि वो शुभेंदु को सिर्फ नंदीग्राम में केंद्रित करके रखना चाहती हैं। अब शुभेंदु अधिकारी पर काफी दबाव हो गया है इस सीट को जीतने का, क्योंकि अगर ममता बनर्जी यहां से नहीं लड़ती तो इस सीट से शुभेंदु अधिकारी आसानी से जीत सकते थे। लेकिन ममता बनर्जी जहां पर उम्मीदवार है वहां से जीतना बहुत बड़ी बात होगी शुभेंदु अधिकारी के लिए। ऐसे में शुभेंदु को अपना सारा समय, ज्यादातर समय इस सीट के लिए देना होगा, यहां पर कैंपेनिंग करनी होगी। तो ये सोच थी ममता बनर्जी की यहाँ नंदीग्राम से चुनाव लड़ने के पीछे। और दूसरी जो यहाँ के लोगों की सोच है वो बटी हुई सोच है। इसमें बहुत लोग टीएमसी के साथ, जो ज्यादातर लोग थे जब शुभेंदु ने शिफ्ट किया बीजेपी ने, तो बहुत से लोग टीएमसी से बीजेपी में शिफ्ट हुए, लेकिन काफी लोगों ने टीएमसी में रहना ही पसंद किया है। उनका मकसद साफ है कि वो ममता बनर्जी के साथ रहेंगे। तो ऐसे में यही फर्क साफ करेगा कि कौन भारी पड़ रहा है।